हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको DC5। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांजिशनल केयर, एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स इन क्रिटिकल केयर एंड ब्रेकिंग बैड न्यूज़ टू पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ क्रिटिकली इल पेशेंट्स, यानी हॉस्पिटल में कोई भी क्रिटिकली इल पेशेंट आया तो उसको हम कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, कैसे उसको केयर प्रोवाइड करते हैं, ये देखेंगे। तो जैसे कोई भी पेशेंट है, उसे हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, शॉक है या कोई भी सीवियर ट्रॉमा मेडिकल इशू है या फिर पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, तो इस कंडीशन में हम इंश्योर करेंगे पेशेंट को इमीडिएट और इंटेंसिव नर्सिंग केयर मिल रही है या वो नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या होती है, नर्सेस की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो स्पेशल क्रिटिकल केयर जो नर्स होती है वो क्या करती है, वो सबसे पहले जो पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल होता है उसको असेस करती है कि पेशेंट कितना कॉन्शियस है। इंश्योर करती है पेटेंट एयरवे, यानी पेशेंट को एयरवे सपोर्ट मिल रहा है अच्छे से, पेशेंट को ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करती है कार्डियक, रेस्पिरेटरी, यानी हमारा जो हार्ट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हीमोडायनेमिक पैरामीटर्स को मॉनिटर करती है, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड फ्लो कैसा है, ये सब चीज़ों को मॉनिटर करती है कंटिन्यूअसली। असेस करती है पेशेंट की कंडीशन को और प्लान करती है, मतलब जो भी केयर प्रोवाइड करनी होती है तो नर्स क्या करती है, नर्सिंग केयर प्लान बनाती है और उसको फॉलो करती है। फिर पेशेंट्स के वुंड्स को ट्रीट करती है और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करती है पेशेंट को। और क्या ड्यूटीज़ होती है नर्स की क्रिटिकल केयर यूनिट में, फिजिशियंस को क्या करती है, असिस्ट करती है, कोई भी प्रोसीजर्स वगैरह अगर परफॉर्म करना होता है उसमें तो ऑब्जर्व करती है। और पेशेंट्स के वाइटल साइंस जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट कितना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है, ये सारे वाइटल साइंस होते हैं। तो इनको क्या करती है, नर्स ऑब्जर्व करती है और रिकॉर्ड करती है। इंश्योर करती है कि जो आईसीयू में हमारे वेंटिलेटर्स लगे हैं वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो भी हमारे आईवी फ्लूइड्स होते हैं, मेडिकेशंस होती हैं, उनको क्या करती है, नर्स एडमिनिस्टर करती है, पेशेंट को देती है। कोलैबोरेटिंग विद फेलो मेंबर्स, यानी जितने भी क्रिटिकल केयर टीम के मेंबर्स है, फिजिशियन है, डाइटिशियन है, नर्स है, तो ये सीनियर नर्स, इन सब के साथ क्या करती है, कोलैबोरेट करती है और पेशेंट को केयर देती है। फिर जैसे कि लाइफ सेविंग सिचुएशंस, जैसे कि पेशेंट को सीपीआर देना होता है, हाई क्वालिटी केयर देनी होती है, तो इसमें क्या करती है, वो नर्सिंग स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स का यूज़ करती है पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। पेशेंट के लिए एज अ एडवोकेट वर्क करती है, यानी कि पेशेंट के राइट को क्या करती है, वो रिस्पेक्ट करती है और उनके राइट के अगेंस्ट क्या करती है, वो एक्शन लेती है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड सपोर्ट टू पेशेंट फैमिलीज़, पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को एजुकेशन और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। डिसीज़ जो भी है पेशेंट को, उसके बारे में पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली को एजुकेट करती है कि इसको कैसे प्रिवेंट करा जा सकता है या फिर इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इनके बारे में उनकी फैमिलीज़ और पेशेंट को बताती है कि इससे कैसे डील करना है। तो आईसीयू क्या होता है, वो एक हॉरिफाइड एक्सपीरियंस होता है, काफ़ी ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस होता है दोनों का ही, पेशेंट का और पेशेंट की फैमिली और फ्रेंड्स का, जिसमें कई सारी चीज़ें उनको देखने को मिलती है और जिससे उनको एंजाइटी होती है। तो आईसीयू स्टाफ क्या करती है, इस सिचुएशन को समझती है और हेल्प करती है पर्सन को और सपोर्ट करती है उनकी फैमिली को, पेशेंट और उनकी फैमिली को सपोर्ट करती है। अब हम देखेंगे ट्रांजिशनल केयर क्या होती है। तो ट्रांजिशनल केयर क्या होती है, ये एक ऐसी केयर होती है जिसको हम, जब पेशेंट क्रिटिकल केयर यूनिट से जनरल वार्ड में ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो हम उसको केयर देते हैं उसे हम ट्रांजिशनल केयर बोलते हैं। ट्रांजिशनल केयर की नीड क्यों पड़ती है या फिर क्रिटिकल केयर यूनिट से पेशेंट जनरल वार्ड में क्यों शिफ्ट होता है, तो क्या होता है, आईसीयू में हम देखते हैं कि वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ़ बेड्स होते हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट को, हर एक पेशेंट को सेपरेट प्रॉपर क्वालिटी केयर मिल सके इक्वल अमाउंट में। और हाई डिमांड जो होता है इंटेंसिव आईसीयू जो होता है वो काफ़ी हाई डिमांड में होता है, हर पेशेंट को चाहिए होता है कि उसे अच्छी केयर मिले।
और आईसीयू सिस्टम जो होता है वो बहुत ही हाई कॉस्ट होता है, तो इस वजह से हमें पेशेंट को ट्रांसफ़र करना पड़ता है क्रिटिकल केयर यूनिट से जनरल वार्ड में एज़ सून एज़ पॉसिबल, जितना पॉसिबल, जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। सो ट्रांजिशनल केयर क्या होती है, ये इंश्योर करती है कि सेफ़ और टाइमली ट्रांसफ़र हो जाए पेशेंट का एक लेवल से दूसरे लेवल में। जैसे कि एक्यूट से सब एक्यूट लेवल में हो रहा है, या फिर एक सेटिंग से दूसरी सेटिंग में हो रहा है। जैसे कि हॉस्पिटल से होम ही देख लें हम, जब पेशेंट हॉस्पिटल से होम जाता है तो उसको भी हम कह सकते हैं ट्रांजिशनल केयर देते हैं इस टाइम पे। अब इसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ट्रांजिशनल केयर का गोल होता है कि मिनिमल डिसरप्शन हो और पेशेंट की जो क्वालिटी केयर है उसकी कंटिन्यूएशन जो है, उसको क्वालिटी केयर जो है वो मिलती रहे, उसमें कोई भी डिसरप्शन, कोई भी इंटरप्शन ना हो, वो एक कंटिन्यूटी में फॉलो हो और पेशेंट की रिकवरी को सपोर्ट करे। तो जब हम पेशेंट को ट्रांजिशनल केयर देते हैं तो इस पे पेशेंट का क्या क्या इम्पैक्ट होता है, पेशेंट की हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये देखेंगे। तो पेशेंट को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, वो लेस सपोर्टेड फील करता है, डिफ़िकल्टी होती है उसको एडजस्ट करने में, कई सारी फिज़िकल मेंटल प्रॉब्लम से भी डील करना पड़ता है पेशेंट को, और लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो एंजाइटी और स्ट्रेस में क्या होता है, पेशेंट और फैमिली दोनों को ही एंजाइटी फील होती है आईसीयू से लीव करने पे, कि वो सोचता है कि अब उसको उतने अच्छे से केयर मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी जितने अच्छे से उसको आईसीयू में मिल रही थी। तो जब अब वो जिस नई जगह में गया है वहाँ का अलग रूटीन है, अलग टाइम से उसको क्या केयर दी जाती है, तो अब पूरा शेड्यूल उसका चेंज हो गया है। तो इसकी वजह से पेशेंट को और पेशेंट की फैमिली दोनों को ही क्या होगी, एंजाइटी होगी, फीलिंग लेस सपोर्टेड। अब पेशेंट जो है 1-to-1 नर्सिंग केयर, यानी कि पेशेंट जब आईसीयू में होता है तो उसको क्या होता है, नर्स और पेशेंट का 1:1 रेशियो चलता है। तो अब उसको जो नर्स होगी वो अच्छे से मतलब केयर डिलीवर नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको सारे पेशेंट्स को देखना होगा। तो पेशेंट क्या करेगा, अब उसको लोनली फील होगा और नेगलेक्ट फील करेगा, यानी उसको लगेगा कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। डिफ़िकल्टी एडजस्टिंग, पेशेंट जो होगा उसको डिफ़िकल्टी होगी एडजस्ट करने में, जैसे कि नया एनवायरनमेंट है और अब उतने अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं होगी उसको, तो इसकी वजह से पेशेंट का स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ेगी। अब फिज़िकल और मेंटल प्रॉब्लम्स में जैसे कि पेशेंट को अच्छे से नींद नहीं आएगी, स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको इंसोम्निया वगैरह भी हो सकता है, ये सब सोच सोच के कन्फ्यूज़न भी हो सकती है, टायर्डनेस, वीकनेस, डिप्रेशन और डिफ़िकल्टी हो सकती है वॉकिंग, और जितनी भी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ वो करता है उन सब में उसको डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, जैसे कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको मसल वीकनेस होती है, तो वो उतने अच्छे से ईटिंग, स्वैलोइंग, ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ है ये अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कफिंग, टॉयलेटिंग, मोबिलिटी। तो इन सब से भी क्या होता है, पेशेंट एंजाइटी में चला जाता है, उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, और या फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिम्पटम्स जो होते हैं वो सब देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे इसमें नर्सेज़ का रोल क्या होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जब वो पेशेंट को वन यूनिट से अनदर यूनिट में शिफ्ट करती है। तो एक नर्स को क्या करना चाहिए, जितने भी प्रोटोकॉल्स और डॉक्यूमेंटेशन है, पेपर वर्क है, उसको फॉलो करना चाहिए। जितने भी रूल्स और नॉर्म्स हैं उनसे मतलब एडेयर होके रहना चाहिए, स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग ही पेशेंट को वन वार्ड से अनदर वार्ड में शिफ्ट करना चाहिए। इसमें फिजिशियन की परमिशन होनी चाहिए और पेशेंट का हेल्थ चार्ट चेक करना चाहिए इससे पहले कि पेशेंट की रिकवरी हो रही है या नहीं। उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं ताकि हम मॉनिटर कर सकें पेशेंट की कंडीशन में प्रोग्रेस हुआ है या नहीं। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स नर्स को फॉलो करने चाहिए। नेक्स्ट थिंग है कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली, हमें अच्छे से कम्युनिकेट करना है रिलेटिव से और पेशेंट से, पेशेंट के फैमिली मेम्बर से, और पेशेंट की जो डिसीज़ है उसके बारे में, उसकी रिकवरी के बारे में बताना है, और इंचार्ज से भी कम्युनिकेट करना है ट्रांसफ़र को लेके। इनिशियल हैंडओवर एंड मॉनिटर रिव्यू, अब हमें क्या करना है, पेशेंट को इमीडिएट और सेफ केयर प्रोवाइड करनी है। जो हैंडओवर होता है पेशेंट का, अब वो जैसे कि दूसरी जगह पे शिफ्ट हो रहा है, दूसरे एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो रहा है, तो हमें जो उसका हैंडओवर है, उसका जितनी भी मतलब बिलोंगिंग्स है, जितनी भी उसकी रिपोर्ट है, हेल्थ चार्ट है, उसको हमें दूसरी
नर्स को हैंड ओवर करना है, ताकि वो अच्छे से पेशेंट की सिचुएशन को समझ पाए और पेशेंट को क्वालिटी केयर दे पाए। नेक्स्ट थिंग है डिटेल हैंड ओवर एंड चार्टिंग। हमें हैंड ओवर जो भी हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं पेशेंट का, पेशेंट की फ़ाइल का, उसको डिटेल्ड फॉर्म में रखना है, अच्छे से चार्टिंग करनी है। नेक्स्ट थिंग है सपोर्ट एंड एम्पावर। सपोर्ट करना है, कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस होना चाहिए, क्रिटिकल केयर स्किल्स होनी चाहिए, जिससे हमें क्या करना है, पेशेंट को रीएश्योर करना है कि वो ठीक हो जाएगा। और स्टाफ को ट्रेन करना है ताकि वो अच्छे से क्वालिटी केयर डिलीवर करे पेशेंट को। नेक्स्ट थिंग है कंडक्ट फॉलो अप्स। तो अब इसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट की प्रोग्रेस चेक करनी है, टीम वर्क मेंटेन करके रखना है और पेशेंट की एंजाइटी को कम करना है। वार्निंग साइंस के लिए उसको चेक करना है कि कोई वार्निंग साइंस तो नहीं आ रहे हैं, कोई वार्निंग साइंस तो नहीं दिख रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे एथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स इन क्रिटिकल केयर। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो एथिक्स जो होते हैं वो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक नर्स को गाइड करते हैं ताकि वो सेफ़, रेस्पेक्टफुल और फेयर पेशेंट प्रोवाइड कर सके आईसीयू में, इंटेंसिव केयर यूनिट में। इम्पॉर्टेंट एथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं इंटेंसिव केयर यूनिट में, इसमें ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना होता है, यानी कि पेशेंट के अटेंडर को और पेशेंट को हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होती है ताकि पेशेंट को कोई फॉल्स एजम्पशंस ना हो और पेशेंट ट्रॉमा में ना जाए। इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी पेशेंट की परमिशन लेनी है, कोई भी प्रोसीजर करना है, प्रोसीजर्स करने के पहले पेशेंट के राइट को रिस्पेक्ट करना है अगर वो प्रोसीजर कराना चाहता है या नहीं। मेडिकल लीगल केसेस जैसे कि एक्सीडेंट, बर्न्स, सुसाइड, इन सारे केसेस को है हमें केयरफुली और लीगली हैंडल करना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीट, एक्यूरेट और टाइमली नर्सिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट थिंग है पेशेंट्स राइट एंड डिग्निटी। तो रेस्पेक्ट करनी है पेशेंट की प्राइवेसी को, डिग्निटी को और उनके राइट्स जो होते हैं उनको रेस्पेक्ट करना है और उनके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करनी है। यूज़ ऑफ रिस्ट्रेंट्स, यूज़ फिज़िकल और केमिकल रिस्ट्रेंट्स ओनली वन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हमें फ़िज़िकल और केमिकल रिस्ट्रेंट्स का तभी यूज़ करना है जब वो पूरी तरह से नेसेसरी हों, यानी पीएनआर डिसीजंस जो होते हैं उनको रिस्पेक्ट करना है। एथिकल डिसीजन जैसे कि पेशेंट को क्या होता है, कभी कभी डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर्स मिले होते हैं उनको, यानी कि उनको रिससिटेट नहीं करना होता है, तो इन सारी कंडीशंस को हमें देखना हो। एंड ऑफ लाइफ कम्युनिकेशन, पेशेंट की फैमिली मेम्बर से रेगुलरली और अच्छे से कम्युनिकेट करना होता है, ऑनेस्टी और कंसिस्टेंसी को फॉलो करना होता है, पेशेंट को क्लियर, ट्रूथफुल और कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। स्टाफ शॉर्टेज इश्यूज़, लैक ऑफ नर्सेज और इक्विपमेंट में अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। तो पेशेंट केयर में क्या होता है, अगर कम नर्सेस हैं या फिर एक लैक ऑफ इक्विपमेंट्स हैं तो क्या होगा, इससे हमें पेशेंट को केयर डिलीवर करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। अब हम देखेंगे ब्रेकिंग बैड न्यूज़ टू पेशेंट एंड देयर फैमिलीज़, यानी कोई भी बैड न्यूज़ होगी तो उसे हम पेशेंट और पेशेंट की फैमिली में कैसे उसको बताएंगे, कैसे कम्युनिकेट करेंगे उस चीज़ को। तो कम्युनिकेशन देखेंगे, नर्सेस को क्या करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको डेवलप करना है और कंफर्टली जो भी पेशेंट्स की फैमिली के रिस्पॉन्सेस हैं सीरियस इलनेस को लेके उसके अकॉर्डिंगली क्या करना है, हमें जो इंटरवेंशंस हैं उनको प्लान करना है ताकि इससे क्या हो, पेशेंट्स की जो वैल्यूज़ हो उनकी वैल्यूज़ को सपोर्ट करे वो चीज़, और उनकी जो चॉइसेस हो उनके सपोर्ट में ही हमें उनके इंटरवेंशंस प्रोवाइड करने हैं ताकि पेयर की जो कंटिन्यूस केयर है वो चलती रहे। गाइडलाइंस क्या होती है नर्सेस के लिए, तो तो उनको क्या करना होता है, डिलीवर करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होती हैं डिसीजंस लेने के लिए उनको वो इंटरप्रेट करना होता है, और जैसे कि मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं उनका यूज़ नहीं करना होता जब नर्स जो होता है पेशेंट से कम्युनिकेट करे। और रियलाइज़ करना है एक बेस्ट टाइम, यानी कि जिस टाइम पे नर्स अच्छे से पेशेंट से बात कर सके उसको टाइम को क्या करना है, हमें
निकालना है, उसी टाइम पे हमें कम्युनिकेट करना है पेशेंट से। बीइंग फुल्ली प्रेजेंट ड्यूरिंग एनी अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन इज़ ऑफन द मोस्ट हेल्पफुल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें ढूंढनी है कम्युनिकेशन के लिए जिसमें हमें पूरी तरह से प्रेजेंट रहना है। ये क्या करती है, ये मोस्ट हेल्पफुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन का। अलाउ करना है पेशेंट को और उसकी फैमिली को ताकि एक एजेंडा सेट हो सके कम्युनिकेशन का, मतलब अच्छे से कम्युनिकेशन हो पाए उस डिसीज़ को लेके, पेशेंट की कंडीशन को लेके। सो अब हम देखेंगे नर्सिंग इंटरवेंशंस क्या होते हैं जब पेशेंट को बैड न्यूज़ देते हैं। तो जो हेल्थ केयर टीम होती है उसको, जितने भी हेल्थ केयर टीम मेंबर्स होते हैं, फिजिशियन, डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं, उन सबको प्रेजेंट होना चाहिए उस टाइम पे। टर्न्स ऑफ फोन्स एंड अवॉइड इंटरप्शंस। फ़ोन वगैरह को ऑफ़ कर देना चाहिए जिससे कोई भी इंटरप्शन ना हो। और एक मीटिंग होल्ड करनी होती है जो क्वाइट हो, कंफर्टेबल हो और जहाँ पे सब लोग अच्छे से बैठ सके और एक आई कांटेक्ट लेवल मेंटेन करके अच्छे से उस प्रॉब्लम को कम्युनिकेट कर सके। कीज़ टू इफ़ेक्टिव लिसनिंग। अब क्या क्या कीज़ होती है इफ़ेक्टिव लिसनिंग की, जिससे लगे कि पेशेंट को कि हम उसको अच्छे से सुन रहे हैं और अच्छे से उससे बात कर रहे हैं। तो हमें पूरी तरह से साइलेंस नहीं रहना है। डू नॉट रश टू फिल साइलेंस वाइल विद टॉकिंग। तो हमें बात करते समय क्या देखना है कि हम साइलेंस नहीं है, मतलब बार बार शांत नहीं हो जा रहे हैं। गिव टाइम फॉर द पेशेंट एंड फैमिली टू थिंक एंड रिस्पॉन्ड। तो हमें टाइम देना है पेशेंट को और फैमिली को सोचने के लिए और रिस्पॉन्ड करने के लिए। जेंटली हमें पूछना है उनसे कि अगर उन्हें और टाइम की ज़रूरत है कोई भी प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करने के लिए, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए उन्हें टाइम की नीड है, मतलब सोचने वगैरह की। अवॉइड करना है, कोई नॉइज़ और इंटरप्शन तो नहीं है। उन्हें कोई भी ऐसी एडवाइस नहीं देनी है जो अननेसेसरी हो, अनवांटेड हो। अवॉइड करना है कहना कि मतलब आई नो हाउ यू फील, मतलब मुझे पता है आप कैसा फील कर रहे होंगे। इससे क्या लगेगा पेशेंट को कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स। क्वेश्चंस पूछने हैं हमारा जो कंसर्न है, ताकि वो समझ सकें, यानी क्वेश्चंस पूछने हैं उनका कंसर्न जो है पेशेंट को लेके, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए, उनका जो इन्फॉर्मेशन को लेके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करना है, उसको फीडबैक लेना है उसका।